नमस्कार करें दोस्तों, मैं देवनारायण गुर्जर न्यूटेक परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को सूचित किया जा चुका है कि इस कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लासों का जो शुभ प्रारंभ कर रहे हैं वो करने जा रहे हैं। तो अपनी जो पहली क्लास रहने वाली है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में एक रिलेशन है प्रदीप्ति। तो अपने प्रदीप्ति से हम स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की दृष्टि से अगर उसको देखें तो एक मोस्ट लेसन है जो कि अपने पास आता है प्रदीप्ति। तो आइए देखते हैं प्रदीप्ति से अपन क्या समझ पाते हैं। देखिए प्रदीप्ति यानी सबसे पहले प्र और दीप्ति। प्र यानी प्रकाश और दीप्ति मतलब एक युक्ति है, ऐसे मिलकर अपने पास क्या बना, प्रदीप्ति बना। बात करते हैं पहले प्रकाश की। हालांकि अपने इस प्रकाश से ज्यादा विशेष कोई प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि ये साइंस में चल जाता है। अपने युक्ति यानी कि जितने प्रकार के लैंप है वो सभी अपन इसमें पढ़ेंगे, लेकिन प्रदीप्ति का जो प्रकाश उसके ऊपर थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या है। अच्छा, प्रकाश की एक डेफिनेशन लोग देते हैं कि चीजों का बोध होता है। प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गिरेगा तो उस वस्तु का अपने को बोध होगा। तो ये प्रकाश का मात्र एक प्रभाव है और वो अपन कहें तो परावर्तन है। ऐसे प्रकाश के कई सारे प्रभाव है। तो इन प्रभावों को प्रकाश बताता है, जैसे परावर्तन रहा, अपवर्तन रहा, विवर्तन रहा, ठीक है। तो ऐसे ही एक प्रभाव है। ये प्रकाश की डेफिनेशन नहीं है कि जिन चीजों का बोध अपन देख पाते हैं वो प्रकाश के कारण होता है, लेकिन ये प्रकाश की परिभाषा नहीं है। तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश को सर्वप्रथम बताया गया कण, कि प्रकाश एक कण है, और उसके बाद में प्रकाश के लिए कहा गया कि प्रकाश एक तरंग है। पहले कहा गया कि प्रकाश एक कण है, लेकिन बाद में यह भी बताया गया कि प्रकाश एक तरंग है। अब अपने को पता है कि प्रकाश या तो कण होगा या तरंग होगा, लेकिन ये दोनों ही साबित हो गए कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो प्रकाश कण भी रहा और प्रकाश तरंग भी रहा, इस वजह से इसको कह दिया गया द्वैत प्रकाश। और प्रकाश को अपन क्या कहते हैं, द्वैत प्रकाश कहते हैं, यानी कि प्रकाश दो रूपों में पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या कह दिया गया, द्वैत प्रकाश। अच्छा, कण कैसे कहा गया भाई, कुछ तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ होगा, इस वजह से इसको क्या कहा गया, कण कहा गया। कुछ तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ होगा जिसकी वजह से इसको क्या कह दिया गया, इसको तरंग कह दिया गया। देखिए इसको कण किस प्रकार कहा गया, तो कण प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। किसके कारण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखो कण के पीछे कारण रहा पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखना ये है प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो रहा उसके अनुसार अपन ये कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश वास्तव में एक कण है। इसके पीछे देखिए, मान लीजिए कोई सतह है और इस सतह से प्रकाश टकराता है। प्रकाश जैसे आया इस सतह से टकराया। अगर यहां प्रकाश तरंग के रूप में होता, किसके रूप में, तरंग के, ध्यान से सुनना, यहां अगर प्रकाश तरंग के रूप में होता तो अपने को सीधा सा समझ में आ जाता कि प्रकाश इसके अंदर समावेशित हो जाता और इस सतह से वापस लौटने में प्रकाश को लगभग कई वर्षों का समय लग जाता। लेकिन अपन ने देखा है कि प्रकाश किसी सतह से टकराता है और तुरंत वापस लौट जाता है। इसका कारण है प्रकाश किस रूप में पाया गया, कण के रूप में पाया गया। तभी तो जाके किसी कण से टकराया और जैसे सतह के कण से टकराया प्रकाश वापस क्या हो गया है, लौट गया है। इस वजह से प्रकाश को किस रूप में माना गया, कण के रूप में माना गया। किस कारण से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना थी कि प्रकाश सूर्य से आया, किसी सतह पर टकराया और टकराने के तुरंत बाद वापस निकल गया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है, कण है। दूसरा देखिए, बात करते हैं दूसरा एक और प्रभाव इसके ऊपर जिसको कॉम्पटन का प्रभाव कहते हैं। किसका प्रभाव, कॉम्पटन का। अब ये अपने जाएंगे तो साइंस का प्रभाव है। ऐसे ही जिस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव है वैसे ही अपने पास प्रभाव रहता है कौन सा, कॉम्पटन का प्रभाव। यह भी ये साबित करता है कि प्रकाश क्या है, कण है। प्रकाश क्या है, कण है। अब देखिए फिर प्रकाश को तरंग कैसे कहा गया, फिर प्रकाश को तरंग क्यों कहा गया। तो तरंग के पीछे भी जिस प्रकार हमने पढ़ा कि प्रकाश को कण कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो कारण रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा कारण रहा कॉम्पटन प्रभाव। तो कोई तो कारण रहा होगा
जिस वजह से प्रकाश को क्या कह दिया गया, तरंग कह दिया गया। और जो कारण प्रकाश को तरंग कहने के पीछे रहा उसमें पहला है ध्रुवण। पहला क्या है, ध्रुवण। आइए समझते हैं ये ध्रुवण क्या है, यानी पोलराइजेशन। अब देखो इस पोलराइजेशन को समझ लेना, कौन सा सेल बैटरी वाला एक दोष है पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। वो भी ध्रुवण ही होता है, पोलराइजेशन होता है, लेकिन वो बैटरी का एक दोष है। यहाँ ध्रुवण का मतलब है पोलरिटी होना। क्या होना, पोलरिटी। अब कोई निश्चित पोलरिटी है कि इससे निकल रही है, इससे जा रही है, तो प्रकाश अगर कण होता तो उससे टकरा के वापस आना चाहिए था, लेकिन वो निश्चित दिशा में निकल रही है, निश्चित जगह से निकल रही है, तो अपन कह सकते हैं कि निश्चित होना। ध्रुवण क्या होना, निश्चित। ये ध्रुव निश्चित है, इस कारण से प्रकाश को मैं क्या कह सकता हूँ, प्रकाश को तरंग कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, तरंग कह सकता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा अपने पास आता है विवर्तन। क्या आता है, विवर्तन। ध्यान रखना, अब तक अपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज पढ़ी कि प्रकाश को कण कहा और तरंग भी कहा। कण क्यों कहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कंपटन प्रभाव के कारण। इस प्रकार कहे कि सब तरंग क्यों कहे, तो तरंग के पीछे पड़ा ध्रुवण, या निश्चित फिक्स है कि ये इसका ध्रुव है, इससे ये निकलने वाली है, तो तरंग है। और दूसरी विवर्तन। अगर ध्रुवण से नहीं समझ रहे तो अपने को इतना याद रखना है कि सब ध्रुवण और विवर्तन के कारण प्रकाश को तरंग कह दिया गया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपटन प्रभाव के कारण प्रकाश को किस रूप में रखा गया, कण के रूप में रखा गया। विवर्तन को थोड़ा समझते हैं। विवर्तन की घटना क्या कहती है, किसकी घटना, विवर्तन की। देखो मैंने पहले कहा, स्टार्टिंग में हमने कहा कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कई सारे प्रभाव पाए गए, और उस आधार पर हमने कहा कि जैसे वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, परावर्तन के कारण। अपवर्तन क्या है, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना, अपवर्तन हुआ। इस प्रकार अपने पास वर्गीकरण आता है, ठीक है, तो प्रकाश के रंगों में बढ़ जाना, ऐसे कई सारे प्रभाव, उनमें से एक प्रभाव है विवर्तन। क्या है, विवर्तन। अच्छा, कई बार देखिएगा, जैसे बात करूं सुई, अपने पास क्या है, सुई है, सुई की नोक की परछाई का नहीं बनना। सुई की नोक है, उसकी परछाई नहीं बनती है, क्या कारण है, सुई की नोक की परछाई, नोक की परछाई नहीं है साहब। अब जब सुई की नोक की परछाई नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है विवर्तन। यानी प्रकाश किस रूप में पाया गया, प्रकाश तरंग के रूप में पाया गया। और प्रकाश तरंग था, इस वजह से वो टकराया नहीं, वो घूम के निकल गया, उसने रास्ता चेंज कर लिया, वो मुड़ के निकल गया। और जब मुड़ के निकला तो इस घटना से अपने को पता चला कि प्रकाश किस रूप में भी है, प्रकाश तरंग के रूप में भी है। समझ में आया, प्रकाश को तरंग भी कहेंगे और प्रकाश को कण भी कहेंगे। प्रकाश को कण तो क्यों कहा गया, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा कंपटन प्रभाव के कारण। प्रकाश को तरंग क्यों कहा गया, प्रकाश को तरंग कहने के पीछे है प्रकाश ध्रुवण और विवर्तन। विवर्तन का मतलब सुई की नोक की परछाई नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि प्रकाश घूम के मुड़ के प्रकाश आगे निकल चुका है। प्रकाश एक तरंग के रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश एक कण के रूप में भी पाया जाता है। तो दो बातें अपने को क्लियर हुई होगी प्रकाश के बारे में। क्या क्या, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग भी है और प्रकाश एक कण भी है, और इस वजह से प्रकाश को क्या कहते हैं, द्वैत प्रकाश कहते हैं। आइए आगे अध्ययन करते हैं। अच्छा, बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की। किसकी, तरंग दैर्घ्य। प्रतीक चिन्ह क्या है, लेम्डा है। क्या है, लेम्डा। और इकाई क्या है तरंग दैर्घ्य की, एंगस्ट्रॉम। क्या है, एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, जिस प्रकार इसकी इकाई थी उस प्रकार तरंग दैर्घ्य कहें इसको साहब, आपने जिस प्रकार फ्रीक्वेंसी की परिभाषा मेरे को बताई उस प्रकार तरंग दैर्घ्य की परिभाषा बताई। तो तरंग दैर्घ्य, देखो तरंग दैर्घ्य किसे कहा गया, एक निकटतम स्रंग और ग्रथ। मैंने बता दिया स्रंग और ग्रथ किसे कहा, ये तो स्रंग है और ये ग्रथ है। तो स्रंग और निकटतम कोई स्रंग रहा, निकटतम कोई ग्रथ रहा, उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाई, तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाई, तरंग दैर्घ्य। यानी ये निकटतम स्रंग है, ये निकटतम ग्रथ है, इन दोनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। ध्यान रखना, इस तरंग दैर्घ्य को ये नहीं कि यहां स्रंग ले लिया यहां ग्रथ ले रहे, नहीं, मैंने क्या कहा, निकटतम। क्या कहा, निकटतम, यानी पास पास वाले लेने हैं साहब, पास पास वाले कोई एक सरंग और ग्रथ के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, सरंग और ग्रथ के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, अपने पास तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तरंग दैर्घ्य का सिंबल क्या है, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य को क्या कहा, वेवलेंथ कहा, और इसका सिंबल अपने पास है लैम्डा। यूनिट क्या है, यूनिट अपने पास है एंगस्ट्रॉम।
यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। अब जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो सीधा सा जवाब देंगे सर 50 हर्ट्ज। अमेरिका की कितनी है? सर 60 हर्ट्ज। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? आपको यहाँ से समझ में क्या चीज आ रही है? हम ये कह सकते हैं कि भारत में 1 सेकंड में 50 साइकिल बनती है और अमेरिका में 1 सेकंड के अंदर 60 साइकिल बनती है। तो सर इस एंगस्ट्रॉम का भी कुछ मतलब होगा, इस एंगस्ट्रॉम का भी कुछ मतलब होगा। यानी कि तरंग दैर्घ्य है क्या? तरंग दैर्घ्य क्या है? दूरी है ना। किसकी दूरी है? तरंग और अर्थ के बीच की, यानी कुछ दूरी आई है। तो ये एंगस्ट्रॉम अपने पास एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखेंगे? ए लिख के, जैसे डिग्री का सिंबल लगता है ऊपर, उस प्रकार से लगा देना। ये अपने पास आ गया एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इस एंगस्ट्रॉम ये है क्या सर? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस के 10 मीटर। याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10 की घात माइनस के 10 मीटर है। ठीक है, ये रहा अपने पास एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्घ्यता की इकाई। दो शब्द मैंने आपको बताए, आवर्ती और तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखना, किस में पढ़े? वो स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे थे। स्पेक्ट्रम यानी तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 7 तरंगे हैं। तो तरंग क्या है? तरंग के बारे में थोड़ा सा हमने विश्लेषण किया है, थोड़ा सा हमने पढ़ा तरंग के बारे में। क्या कि तरंग, ये जो यहाँ आया वो आयाम कहलाया, ये सुरंग है, ये ग्रथ है। और अपने को पता है कि ये दो निकटतम सुरंग और ग्रथ के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का प्रतीक चिन्ह लेमड़ा, इकाई क्या? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे जैसे अपन इधर आगे बढ़, क्यों पढ़ा इसका आपने तरंग दैर्घ्य और आवर्ती क्यों पढ़े? क्योंकि तरंग दैर्घ्य और आवर्ती एक दूसरे के अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, यानी विपरीत है साहब। आप कहोगे कि किसी चीज की आवृत्ति बहुत अधिक है, वहां से समझ जाना कि उस चीज की वेवलेंथ बहुत कम है। आवृत्ति बहुत अधिक है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि तरंग दैर्घ्यता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तरंग दैर्घ्यता, वेवलेंथ। जब तरंग दैर्घ्यता बढ़ेगी तो क्या घट जाएगी? आवृत्ति घट जाएगी। कौन घट जाएगी? आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। अपने को ध्यान रखना है, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? अपना मुंह मोड़ लेगी और पीछे की तरफ चली जाएगी। तरंग दैर्घ्यता आगे गई तो आवृत्ति पीछे आई, और अगर आवृत्ति आगे गई तो तरंग दैर्घ्यता पीछे आई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी तरंग की तरंग दैर्घ्यता अधिकतम है, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्यता अधिकतम है, तो उसकी आवृत्ति, तरंग की तरंग दैर्घ्यता अधिकतम, आवृत्ति ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। सीधा सीधा कह देना कि वहां पर आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपने को ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्यता बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। एक और चीज यहाँ पर अपने को ध्यान रख लेना है कि जो फ्रीक्वेंसी है या जो तरंग दैर्घ्यता है, जो तरंग दैर्घ्यता मेरे पास आई, वो तरंग दैर्घ्यता क्या है साहब? फ्रीक्वेंसी के अपोजिट, यानी फ्रीक्वेंसी के उल्टी है। तरंग दैर्घ्यता लैम्डा बराबर 1/f, ठीक है, या समानुपाती 1/f, यानी कि इसके व्युत्क्रम अनुपात में होती है। यहां तक समझ में आया? आगे तो प्रकाश में तुमने समझा कि प्रकाश कण के रूप में भी है, प्रकाश तरंग के रूप में भी। अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों प्रकाश में, स्पेक्ट्रम। शब्द क्या है? स्पेक्ट्रम। आइए समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक, अब देखो इस स्पेक्ट्रम में अपन क्या करते हैं? एक गलती कर जाते हैं जो दृश्य प्रकाश के लिए होती है, बेजानी हपीनाला जिसको अपन करते हैं। आगे अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए प्रकाश जो है, जो स्पेक्ट्रम अपने पास आया, वो स्पेक्ट्रम किस किस से? 7 किरणों से मिलकर बना। किससे बना? 7 किरणों से। देखिए 7 किरणों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी अपने आईटीआई के ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझना है आपको। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम किससे? 7 किरणों से। कौन कौन सी? गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा। अपने को नहीं याद रखना, अपने को नहीं याद रखना गामा किरणें क्या है। एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, रेडियो किरणें,
ठीक है। सूक्ष्म तरंगें, तो 7 तरंगों या किरणों से मिलकर बना कौन? स्पेक्ट्रम। कौन बना? स्पेक्ट्रम बना। अब देखो अपने को नहीं याद रखना गामा किरणें, नहीं याद रखना अल्ट्रावायलेट किरणें, नहीं याद रखना एक्स किरणें, नहीं याद रखना रेडियो किरणें, सूक्ष्म। अपने को ध्यान देना है दृश्य प्रकाश पर। किसके ऊपर? दृश्य प्रकाश के ऊपर। अच्छा सर, इस दृश्य प्रकाश में ऐसा क्या है जो अपन इसके ऊपर ही ध्यान दें? अच्छा 6 तो एक और लिख देते हैं, अवरक्त किरणें। कौन सी? अवरक्त किरणें। टोटल नहीं ध्यान देना, क्या काम है? नहीं ध्यान। हाँ कभी एक क्वेश्चन आता है बता देंगे इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने को ध्यान देना है इस दृश्य प्रकाश पर। गुरुजी दृश्य प्रकाश में इससे क्या है कि अपन इस दृश्य प्रकाश को ही देख रहे हैं। बेटा ये जो दृश्य प्रकाश है, यही प्रकाश, दृश्य मतलब दिखने वाला और प्रकाश मतलब अपने को, यानी कि इस दृश्य प्रकाश से ही अनुभव लेते हैं अपन। बाकी ये एक्स किरणें, वाई किरणें, इनको अपना ज्यादा कोई विशेष नहीं। इनको हाँ कई इलाजों में इनको प्रयोग किया जाता है, जैसे कैंसर के रूप में रहा, एक्सरे के रूप में एक्सरे किरणों का प्रयोग रहा। तो जो भी चिकित्सा के में इनका प्रयोग किया जाता है, अपने इनका कोई प्रयोग नहीं। अपन तो इस दृश्य प्रकाश के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, रेडियो किरणें, सूक्ष्म तरंगें और अवरक्त किरणें जो है, इनसे मिलकर बना कौन? स्पेक्ट्रम बना। क्या बना? स्पेक्ट्रम। अब एक नया शब्द समझना है, छोटा सा क्या समझना है? नया शब्द समझना है, एंगस्ट्रॉम। क्या समझना है? एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम कहां से समझना है? देखिए अपन बात कर रहे हैं किरण की या तरंग की। किसकी? किरण या तरंग की। मैं थोड़ा सा क्या समझता हूं। तो ये देखिए मेरे पास कोई किरण या तरंग है। अब आईटीआई वाले हैं तो सबको पता है कि साइन वेव है। वेव यानी हिंदी में कहीं तो तरंग। वेव यानी हिंदी में कहीं तो क्या होगी? तरंग होगी। तो ये अपने को साइन वेव की जैसे, तो हम तरंगों की तो बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तरंगों की। तरंगे ही है, ये सब क्या है? तरंगे। तो देखो तरंगों में अपने को क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने को ये भी पता है कि सर यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो दूरी है वो आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम। एम्पलीट्यूड। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी। अच्छा सर ये जो रहा, यह क्या कहलाया? श्रृंग कहलाया। क्या कहलाया? श्रृंग। अच्छा यहां पर जो पॉइंट आया मेरे पास, ये नीचे था, तो ये क्या कहलाया? ग्रथ कहलाया। क्या कहलाया? ग्रथ कहलाया। अपने को ध्यान रखना है। ऊपर जो पॉइंट रहा उसको क्या कहा? यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, जिसको अपन पीक वैल्यू कहते हैं ना, ठीक है, शिखर मान, वो अपने पास यहां कहलाया श्रृंग, यहां कहलाया ग्रथ। इसको कहे आयाम। इसको क्या कहे? आयाम कहे। अब देखो अपने पास एक आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। सबको परिभाषा याद है। फ्रीक्वेंसी परिभाषा सबको याद है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा किसको पूर्ण किए गए? अपन ने समय का क्या पढ़ा है? आवधिक समय। क्या पढ़ा है? आवधिक समय। एक नया शब्द निकल के आता है, तरंगदैर्घ्य। क्या निकल के आता है? तरंगदैर्घ्य। यानी कि ये तरंगदैर्घ्य क्या है तो समझना है बच्चों। ये जो तरंगदैर्घ्य अपने पास आया है, ये क्या है? दो निकटतम श्रृंग या ग्रथ के मध्य की दूरी। दो निकटतम श्रृंग यानी कि ये श्रृंग और ये ग्रथ, तो यहाँ इन दोनों के बीच की ये दूरी है। दो निकटतम, ध्यान रखना एक शब्द मैं आपको बोल रहा हूं। पहला शब्द हम समझेंगे आवर्ती से आवर्ती। अच्छा मैं परिभाषा लिख नहीं रहा हूं, बोल रही हूं। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी अपन इसको कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? एफ है और इकाई क्या है? हर्ट्ज यानी एचजेड है। या मैं कहूं तो साइकिल प्रति सेकंड। और यूनिट से अपने को समझ में आ रहा है, साइकिल प्रति सेकंड यानी कि प्रति सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। आवर्ती इकाई क्या है? यूनिट हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड। और सिंबल क्या है? फ्रीक्वेंसी एफ। देखिएगा सिंबल रहा एफ और यूनिट क्या रही है अपने पास? हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड। छोड़िए सबको पता है सर आवृत्ति। बात करते हैं आवृत्ति के बाद में जो मेन पॉइंट अपने पास है तरंगदैर्घ्य। बच्चा तरंगदैर्घ्य क्या है? बात आती है किसकी? तरंगदैर्घ्य की। अब देखिए तरंगदैर्घ्य का जो सिंबल है वो है लेम्डा। क्या है? लेम्डा। अच्छा उल्टा है, ये तो गामा किरण हो गई, लेम्डा है। अच्छा अपन ने एक दिन कर लिया कि
आवर्ती किसे कहे, तरंग दैर्घ्य किसे कहे, स्पेक्ट्रम। मामला था स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम में हमने क्या पढ़ा कि स्पेक्ट्रम में गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, सूक्ष्मतम किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं और रेडियो किरणें। अपने को क्या देखना है, दृश्य प्रकाश, क्योंकि दृश्य प्रकाश जो अपने को दिखाई देता है। मानव किस प्रकाश का प्रयोग, दृश्य प्रकाश। हालांकि मानव ही करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग भी उनका, लेकिन वो मानव के किसी इलाज के रूप में, किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। दृश्य यानी वस्तुओं को जो बोध हो रहा है वो वास्तविकता में किसके कारण, दृश्य प्रकाश के कारण। दृश्य प्रकाश को समझना। अब बात आती है आप वाली जो 7 रंग कहते हैं ना, वो बात आती है। अब देखिए दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या है, तो देखिए दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से, 7 रंगों से मिलकर। दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना भाई, 7 रंगों से। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, क्या, स्पेक्ट्रम में मध्यम का प्रकाश कौन सा है। क्या प्रश्न पूछा गया, स्पेक्ट्रम में मध्य का प्रकाश कौन सा है, तो सीधा उत्तर है दृश्य प्रकाश। कौन सा है, दृश्य प्रकाश। लेकिन अपन देखना है यहां पढ़ेंगे। अच्छा, दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना, कितने रंगों से, 7 रंगों से। याद करना है, याद करने के लिए कुछ नहीं, बस सीधा सा याद रखना, बेजानी हपी नाला। क्या याद रखना है, बेजानी हपी नाला। 7 दृश्य प्रकाश कितने रंगों से बना, 7 रंगों से बना। 7 रंगों को याद रखने के लिए क्या याद रखना है, बेजानी हपी नाला। देखिएगा 7 रंग कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बेजानी यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, बेजानी नी यानी नीला, हप्पी नाला है यानी हरा, पी यानी पीला, हप्पी नाला, हप्पी ना नारंगी, लाल लाल। ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना, 7 रंगों से। कितने रंगों से, 7 रंगों से। आपको याद रखना है बेजानी हपी नाला। क्या याद रखना है, बेजानी हपी नाला। ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश को याद रखने के लिए बेजानी हपी नाला। समझ गया, दृश्य प्रकाश को याद रखने के लिए बेजानी हपी नाला, यानी कि ये ले लेंगे यार, इतना ये हमारे लड्डू का लेता, कभी बहुत याद आएंगे लड्डू की। ठीक है, दृश्य प्रकाश 7 रंगों से, बेजानी हपी नाला, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल रंग है। अब देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस में है और यही इंपोर्टेंट है। इस मोड़ पर लाने के लिए इतना पढ़ा, प्रकाश के कण पढ़े, आवृत्ति पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ा। इसके बाद में ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश मध्य का प्रकाश कौन सा, सीधा जवाब देना है दृश्य प्रकाश। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दृश्य प्रकाश में मध्य के प्रकाश का कलर क्या है, या दृश्य प्रकाश में मध्य का प्रकाश कौन सा है, अपन सीधा गुंजी लगने बैठेंगे। 7 रंग है, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में 3.5 पे कौन आ रहा है, 1 2 3 नीला या हरा। ध्यान रखना, दोनों ही तरीके से उत्तर गलत होगा। क्यों, जो मध्य प्रकाश, दृश्य का मध्य प्रकाश, ध्यान रखना प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा गया दृश्य का मध्य प्रकाश, यानी दृश्य प्रकाश का मध्य में कौन है, दृश्य का मध्य प्रकाश। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश के मध्य में कौन है, तो सीधा बता देना दृश्य प्रकाश है। लेकिन प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि दृश्य प्रकाश के मध्य में कौन है, तो अपने को ध्यान रखना इसके मध्य में है पीला। कौन है, पीला। अरे वाह, ये तो आ रहा है बहुत ज्यादा नंबर पे, 5वें नंबर पे आ रहा है, फिर भी आपने मध्य में कैसे कह दिया। सुनिए, ये जो मध्य में है ये किसके आधार पर है, ये एंगस्ट्रॉम के औसत के आधार पर। किसके आधार पर, एंगस्ट्रॉम के औसत के आधार पर। सॉरी, ये एंगस्ट्रॉम क्या, बच्चा बिल्कुल पहले पढ़ा था। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम का मतलब है कि सन और ग्रह के बीच में जो दूरी के कारण बना था क्या, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य के कारण, किसके कारण है, तरंग दैर्घ्य। अब अपने को यहाँ से पता चल गया कि किस किरण की लंबाई कितनी है, किस किरण की लंबाई कितनी कम है, और जब कम और ज्यादा की लंबाई को मापा गया तो इसका जो औसत आया, उस औसत के बीच में से कौन निकल के आया, पीले रंग का प्रकाश।
प्रकाश। देखिए अपने पास जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्यता कितनी है 3800 एंगस्ट्रॉम, 3800 एंगस्ट्रॉम। और जो अपने पास लाल रंग का प्रकाश है, कौन से लाल, तो लाल रंग के प्रकाश दो तरीके की किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक तो 7600 एंगस्ट्रॉम और एक 7800 एंगस्ट्रॉम। जहां अपने को देखना 2 नंबर की भी ऑप्शन में नहीं है। कई बच्चों कंफ्यूजन है, साहब हमारे को तो क्लियर बताओ, क्या पता 7600 आ जाए, क्या पता। लाला एग्जामिनर जो है वो अच्छे से पेपर देगा, वो या तो ऑप्शन में 7800 देगा या ऑप्शन में 7600 देगा। अपनी अरिहंत की किताब में अगर देखा जाए तो अरिहंत की किताब बोलती है कि 760 से 760 गुना 10 की घात माइनस के 9, यानी मैं उसको कहूं तो 7600 एंगस्ट्रॉम हो गए, क्योंकि 10 की घात माइनस के 9 एक उसने उठाया। बचपन में अगर गणित पढ़ी होगी तो समझ में आया होगा कि एक इधर से माइनस काटाएंगे तो इधर जीरो लग जाएगा। छोड़िए, खैर अपने को ध्यान रखना है क्या कि बैंगनी की तरंग दैर्घ्यता कितनी 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता कितनी 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी, ध्यान रखना 7800 एंगस्ट्रॉम के बाद में अगर कोई बहुत दुखी एग्जामिनर अपने को 7600 एंगस्ट्रॉम भी दे तो गलत नहीं है, तो गलत नहीं है। लेकिन इस 3800 एंगस्ट्रॉम और इस 7800 और 7600 जो एंगस्ट्रॉम है, इन दोनों का जब औसत निकाला गया और जब औसत में जो जिस प्रकाश का औसत बीच में आ रहा था वो कौन सा प्रकाश है, पीला प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, पीला प्रकाश। और इसी वजह से अब कई व्हाट्सएप पे आपने कहीं क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन क्या रहता है कि स्कूल की बसों का रंग पीला क्यों। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे बहुत सारा एक क्वेश्चन घूमता है। लाला वो पीला इस साइंस के हिसाब से है क्योंकि औसतन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब, अगर जिंदगी में सबसे अलग दिखना किसी कभी भीड़ में कि मुझे सबसे अलग दिखना है तो पीला कलर पहन जाओ, क्योंकि सबसे डार्क कलर जो है वो पीला, एब्जॉर्ब जो बाहर से अलग से जो दिखने वाला कलर है वो कौन सा कलर रहेगा, पीला कलर। ध्यान रखना है अपने को कि ये औसतन एंगस्ट्रॉम के हिसाब से, किसके हिसाब से, एंगस्ट्रॉम का औसतन मध्य का कलर कौन सा है, पीला कलर है। कौन सा है, पीला कलर। अब देखिएगा मैंने क्या कहा कि जो अपने पास एंगस्ट्रॉम है, सॉरी जो अपने पास एंगस्ट्रॉम या मैं इसको कहूं तो लेमड़ा, लेमड़ा कहूं तो तरंग दैर्घ्य, लेमड़ा कहीं तो तरंग दैर्घ्य। ये पहले पढ़ी है तरंग दैर्घ्य किसका, सरंग और मध्य सरंग और वृहद के निकटतम दूरी जो है वो लेमड़ा है। देखिएगा बच्चा, जो लेमड़ा अपने पास है वो फ्रीक्वेंसी की क्या है बेटा, विथ कर्व, फ्रीक्वेंसी क्या है, विथ अपोजिट है। तो ये लेमड़ा ही तो है, ये मान जो है लेमड़ा का ही तो है, ये भी मान किसका है, लेमड़ा का ही है। तो सीधा सीधा पता चल ही गया ना क्या कि साफ जो बैंगनी किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं, जो बैंगनी किरणें हैं उनकी तरंग दैर्घ्यता कम, उनकी तरंग दैर्घ्यता तो क्या है, कम है। और आवृत्ति क्या है, जब तरंग दैर्घ्यता कम तो आवृत्ति अधिक। तो मैं कह सकता हूं इनकी तरंग दैर्घ्यता कम है, 3800 है ना, उनके 7800 है, तो इनकी तरंग दैर्घ्यता कम और आवृत्ति क्या ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा। इधर देखिएगा तरंग दैर्घ्यता 7800 है, भाई साहब तरंग दैर्घ्यता अधिक, तरंग दैर्घ्यता अधिक है। जब तरंग दैर्घ्यता अधिक है तो क्या कम हो गई, आवृत्ति कम हो गई, आवृत्ति कम। अब अपने को क्या कह देंगे, अपने को सीधा सीधा कह देंगे पराबैंगनी किरण। बैंगनी किरणों को क्या नाम लगा दिया अभी, पराबैंगनी किरण। बताइए पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कैसी होती है, भाई साहब आवृत्ति ज्यादा। क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्यता कम। अच्छा कम तरंग आवृत्ति कम किसकी होती है, लाल किरणों की। कितनी, आवृत्ति कम 7800 एंगस्ट्रॉम। अब देखना कई सारी किताबें इनको कैसे लिखती है, ये 380 ऐसा मैंने क्या दिया, एंगस्ट्रॉम, क्या लगा दिया मैंने आगे, एंगस्ट्रॉम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। अब ये 3800 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ये 3800 एंगस्ट्रॉम। अब देखिएगा बच्चा इसको करता क्या है, एग्जामिनर अपने पास 380 लिखता है। क्या लिखता है, 380। अपन ने तो 3800 पढ़ा था, कोई बात नहीं, 380 लिख के गुणा में। अब देखिएगा अपन ये 3800 एंगस्ट्रॉम, यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने इसको इस प्रकार लिखा है 3800 गुणा 10 की घात माइनस के 10 लिखा है। अब अगर इस 10 की घात माइनस के 10 को मैं यहां से हटाना चाहूं तो क्या करूंगा, एक जीरो हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 10 की घात माइनस के। समझ में आएगा,
ये 10 की घात माइनस के 10 3800 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं हटा के लिखा तो मेरे पास हो गया 380 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर। अगर और इसको हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं 38 गुणा 10 की घात माइनस के 8 मीटर। तीनों ही बातें लिखी जा सकती है। अगर और भी हटाना है तो फिर अपन लिख सकते हैं 3.8 गुणा 10 की घात माइनस के 7। अगर फिर भी इसको छोटा करना है तो पॉइंट में लिख सकते हैं। इतने ये तीन लैंग्वेज आपको बुकों में मिलेगी, ये तीन लैंग्वेज एग्जामिनर भी प्रयोग करता है। तो अपने को इनके ऊपर थोड़ा गौर करना है। 380 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर। तो कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। याद रखना, अगर पराबैंगनी किरणों या बैंगनी प्रकाश की किरणें जो हैं उनकी लंबाई पूछी जाए तो अपन कह देंगे 380 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर 3800 एंगस्ट्रॉम, या फिर इनकी आवृत्ति हमेशा अधिक होती है क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्यता कम है। इनके बारे में इतना ध्यान रखना। सही, कोई क्वेश्चन यहाँ है? बताया है 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना बताया है? 7800। कोई बात नहीं, अब तो हमने सीख लिया साहब कि जब 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि 7800 मल्टीपल गुणा में 10 इज द पावर माइनस के 10। तो अपने को समझ लेना है कि 10 की घात माइनस के 10 है और मैं यहां से इसको 780 गुणा 10 की घात माइनस के 9 लिख सकता हूं। कोई भी इसमें मेरे को अब दिक्कत नहीं है। और एंगस्ट्रॉम क्या है? मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो कोई समस्या नहीं। तो ध्यान रखना, कोई पूछे लाल रंग की प्रकाश की किरणों की लंबाई कितनी? लाल होगा प्रकाश की किरणों की लंबाई कितनी? तो सीधा बता देना 780 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर। कोई पूछे बैंगनी प्रकाश की किरणों की कितनी? तो अपने को ध्यान रखना है 380 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर। ये अपने को थोड़ा सा दृश्य प्रकाश के जो 7 रंग थे, कई बार पूछ लिया जाता है 7 रंग कौन कौन से हैं। इनको विबग्योर भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप याद रखना चाहो तो विबग्योर से याद रखना। और अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हो तो सीधा सीधा याद रखो बेजानी हपीनाला। बेजानी हपीनाला मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। सबसे बड़ी किरण कौन सी है? तो अपने को सीधा सीधा ध्यान रखना है लाल 780 गुणा 10 की घात माइनस के 9। छोटी कौन सी? 380 गुणा माइनस के 10 घात माइनस के 9 मीटर। अगर पूछा जाए कि बताओ मध्य प्रकाश कौन सा? मध्य का मध्य, मध्य का सॉरी दृश्य का मध्य, तो दृश्य का मध्य को कहेंगे पीले रंग का। किस रंग का है बच्चा? पीले रंग का। और हमको पता है कि जब जब लंबाई बढ़ी है, जब जब तरंग दैर्घ्यता बढ़ी है, तब तब आवृत्ति घटी है। यानी 380 10 की घात माइनस 9 कम है तो आवृत्ति बढ़ना है, और ये 7800 गुणा 10 की घात माइनस के 10 ज्यादा है तो आवृत्ति का घटना तय है साहब। तो दृश्य प्रकाश अपना पूरा होता है। अब प्रकाश में एक और चीज अपन देखने जा रहे हैं जो अपने पास है कि प्रकाश जो है प्रकाश को अपन कहते हैं चुंबकीय तरंगें। कौन सी तरंगें? चुंबकीय। यानी कि प्रकाश कण भी है, तरंग तो है, लेकिन प्रकाश में कई बार क्वेश्चन आता है प्रकाश कौन सी तरंगें है? तो प्रकाश चुंबकीय तरंगें है। देखना किस प्रकार, मान लीजिए मेरे पास कोई आवेश है, इधर मेरे पास नेगेटिव आवेश है। जब दोनों आवेशों के मध्य से किन्हीं तरंग को गुजारा जाएगा, जब तरंगे गुजर रही है तो अपन देखते हैं यार कौन सी तरंगे गुजर रहा है? प्रकाश। कौन सी तरंगे? प्रकाश। और प्रकाश तरंगे आसानी से बाहर निकल जाती है। अब देखिएगा दूसरी कौन सी तरंगे मेरे पास? कॉस्मिक तरंगे हैं। और कॉस्मिक तरंगों के ऊपर क्या होता है? कोई ना कोई आवेश होता है, आवेश की वजह से ये अट्रैक्ट होती है और एक तरफ जाने की कोशिश करती है। आकर्षण या प्रत्याकर्षण इनके ऊपर लागू होता है। लेकिन ये कॉस्मिक किरणें ना होकर प्रकाश की तरंगे जो है वो चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि आवेश रहित है। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो आवेश रहित किरणें हैं और किन्हीं दो आवेशों के मध्य से आसानी से गुजारी जा सकती है। तो प्रकाश जो है वो वास्तव में चुंबकीय तरंगों के रूप में भी पाया जाता है। यहाँ तक हमने प्रकाश के बारे में समझा। और प्रकाश की जो किरणें हैं उन पर किसी प्रकार का कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। आज अपने क्लास को यहीं पे विराम देंगे, कल फिर स्टार्ट करते हैं पद्धति से। प्रकाश आज अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आप रिविजन लगातार करते रहें।